हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बिजनेस स्टडी में आज हम जिस सेक्टर की बात कर रहे हैं वो है पब्लिक सेक्टर, जिसे हम सार्वजनिक क्षेत्र या सार्वजनिक उपक्रम भी बोलते हैं। सार्वजनिक उपक्रम इसको बोलने समझ में ज़्यादा समझ में आएगा आपको। मतलब ऐसे उद्योग जो सरकारी क्षेत्र में आते हैं या ऐसे उद्योग जो सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, सरकार द्वारा निर्माण किए गए हैं। अब ऐसे क्षेत्र को हम सार्वजनिक क्षेत्र क्यों बोलते हैं, ये चीज़ हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले तो हम समझें कि सार्वजनिक क्षेत्र में वे सभी उद्योग आते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर में वे सभी इंटरप्राइजेस यानी वे सभी उद्योग धंधे आते हैं, उपक्रम आते हैं जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित किए जाएं या संगठित किए जाएं। यानी चाहे वो राज्य सरकार द्वारा बनाया जाए या वो केंद्र सरकार द्वारा जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जो भी उपक्रम संचालित किए जाते हैं या संगठित किए जाते हैं, उन उपक्रमों को हम क्या बोलते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत करते हैं। और जब ये सरकार द्वारा बनाए जाते हैं तो सरकार द्वारा ही इनको नियंत्रण किया जाता है, इसकी मैनेजमेंट व्यवस्था बनाई जाती है और सरकार द्वारा ही सरकार इसकी स्वामित्व रहती है। अब आपको ये मालूम करना होगा कि सरकारी क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र में कौन कौन से उद्योग धंधे आते हैं, इसको भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, आपने देखा होगा कि कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो रहते हैं यानी सरकारी कर्मचारी, तो सरकारी कर्मचारी के जिस क्षेत्र में काम करते हैं वही तो सार्वजनिक उपक्रम के अंतर्गत आए। समझ में आया? सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत जो व्यक्ति काम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोलते हैं कि नहीं बोलते। जैसे सरकार ने मान लो सरकारी स्कूल हैं तो सरकार उसमें सरकार किसका स्वामित्व है, सरकार का, और सरकार अपने हिसाब से उसकी व्यवस्था चलाती है। और उस स्कूल में पढ़ाने वाले व्यक्ति कौन होते हैं, गवर्नमेंट टीचर। तो गवर्नमेंट टीचर को क्या बोलेंगे हम, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो सरकारी क्षेत्र में जितने भी उद्योग आते हैं, जो भी उपक्रम आते हैं, वो सरकार के अंतर्गत आते हैं। लेकिन सरकार का उद्देश्य क्या रहता है, जैसे कि हमने प्राइवेट सेक्टर में क्या पढ़ा था कि उनका एक ही मेन उद्देश्य ये रहता है कि अधिक से अधिक लाभ कमाना, अपने जो भी कंपनी है उद्योग उनको अधिक से अधिक ऊंचाइयों पर ले जाना, प्रॉफिट का टर्नओवर ज़्यादा बढ़ाना है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। हमने देखा हो जितनी भी सरकारी चीज़ें रहती हैं उनकी जो वैल्यू रहती है, इन वस्तुओं का जो मूल्य रहता है वो बहुत ही कम रहता है। उनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, केवल और केवल जनसंख्या या जनसाधारण की सेवा करना है, या जनसंख्या या हम जिसको जन कल्याण करना, उनका मेन उद्देश्य उनका जन कल्याण रहता है। आप जैसे एक उदाहरण के तौर पर सरकारी कॉलेज इसको मान लीजिए, सरकारी अपना जो रहता है ना सरकारी हॉस्पिटल, आपका भी देखना अगर हम शासकीय हॉस्पिटल आते हैं तो उसमें फीस भी बहुत कम लगती है और उसमें जितने भी चिकित्सक जो रहते हैं, डॉक्टर्स जो रहते हैं, बहुत अच्छी तरह से इलाज हमारा करते हैं। तो उसका उद्देश्य क्या है, जन कल्याण करना। लेकिन अगर इसी चीज़ को इसी इलाज को अगर हम प्राइवेट सेक्टर के किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप देखना वहाँ पर चार्जेस कितना ज़्यादा रहता है। तो उनका उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना है ना। तो मेन चीज़ ये है, सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य है जनसाधारण का कल्याण करना या जनता का कल्याण करना। ठीक है, आगे और समझे इसमें हम सार्वजनिक उपकरणों को लाभ कमाना कोई उनका एक महत्व नहीं है। ये केवल जनता की हित के लिए काम करते हैं, जनसाधारण के लिए काम करते हैं, सामाजिक कल्याण के लिए काम करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम व्यक्तिगत लाभ के स्थान पर राष्ट्र के हित को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं। अब हमने ये तो समझ लिया कि सरकारी क्षेत्र का काम जनता के लिए कार्य करना है, लेकिन ये जो काम करते हैं तो इनके पास पैसा कहाँ से आता है, इन जो कर्मचारियों को जो सैलरी देते हैं इसकी सैलरी कहाँ से आती है, क्योंकि प्रॉफिट तो इतना होता नहीं है, तो उसके भी कई साधन होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, जैसे हम जितनी भी वस्तु खरीदते हैं उस पर हम टैक्स देते हैं। आप कभी देखना कोई सी भी वस्तु ला कर देखना, उसका पीछे लिखा रहता है इंक्लूड टैक्स, यानी जो भी हम वस्तु खरीदेंगे उस वस्तु की कीमत के साथ साथ हम टैक्स देंगे। तो वो टैक्स किसको जाता है, सरकार के खजाने में जाता है। तो पहली इनकम तो टैक्स से हो गई। दूसरी अलावा जितनी भी रजिस्ट्रियाँ होती हैं और वो भी उस पर जितना भी जो शुल्क लगता है
गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है वो भी सरकार के खजाने में जाता है। इनकम टैक्स सरकार खजाने जाता है, मतलब सरकार द्वारा जो सुविधाएं दी जाती हैं तो उसके बदले में हम टैक्स देते हैं, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वह इनडायरेक्ट टैक्स हो। दोनों कंडीशन में सरकार को एक तरह से सरकार की सोर्सेज होते हैं इनकम का, और इन्हीं सोर्सेज को वो जनता की मतलब इन्हीं सोर्सेज के माध्यम से जनता के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, एक चीज़ और ध्यान रखना, इसमें सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलाकर सार्वजनिक क्षेत्र को संचालित कर सकती है, या केंद्र सरकार कर सकती है या केवल राज्य सरकार, ये दोनों। ठीक है, अब आगे का हमारा टॉपिक है कि सार्वजनिक क्षेत्र की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों सरकारी उद्योग धंधे खोलते हैं, सरकारी उपक्रम खोले जाते हैं, सरकारी जन कल्याण केंद्र खोले जाते हैं, उसके बारे में आप समझें। हम अगला टॉपिक हमारा यही रहेगा, सार्वजनिक जन कल्याण की आवश्यकता। जैसा कि आप देखो बुक में आपको बताया गया है, समाज की आर्थिक क्रियाओं में सार्वजनिक क्षेत्र का हस्तक्षेप आधुनिक सरकारों के कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। यानी मनुष्य की जितने भी कार्य होते हैं धन के संबंध में, तो उसमें सार्वजनिक क्षेत्र का हस्तक्षेप एक तरह से महत्वपूर्ण पार्ट है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि विवेकशील सरकार का सक्रिय सहयोग के बिना कोई भी देश आर्थिक विकास नहीं कर सकता। यानी जब तक सरकार जनता के सहयोग में भागीदार नहीं रहेगी, जनता का सहयोग नहीं करेगी, तब तक देश अपना आर्थिक विकास नहीं करेगी। आज राज्य के उत्तरदायित्व में निरंतर वृद्धि हो रही है। आधुनिक सरकारें, चाहे वह पूंजीवादी हों या समाजवादी, आर्थिक विषमता दूर करने, शोषण करने की प्रवृत्ति पर लगाम लगाने, ये चीज़ रखना है। यानी आवश्यकता क्यों, सबसे पहले आर्थिक विषमता दूर करने। आर्थिक विषमता का मतलब ये होता है कि जब सरकार जन कल्याण के काम करती है तो उसमें क्या होता है, गरीब वर्ग ज़्यादा गरीब नहीं रहता और अमीर वर्ग ज़्यादा अमीर नहीं रहता। इन दोनों के बीच की खाई को दूर करने के लिए सार्वजनिक उपक्रम स्थापित किए जाते हैं। तो पहला पॉइंट समझ में आया, आर्थिक विषमता दूर करने के लिए। दूसरा, शोषण करने की प्रवृत्ति पर लगाम लगाने। मान लीजिए अगर प्राइवेट सेक्टर ही रहे और सरकारी सेक्टर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम न स्थापित किया जाए तो क्या हो, वो तो अपनी मनमानी करेंगे, मनचाही कीमत वसूल करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो गरीब जनता है वो उन चीज़ों से परेशान हो जाएगी और एक तरफ अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाएगी। तो वही है, शोषण की प्रवृत्ति को रोकने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को स्थापित किया जाता है। दूसरा पॉइंट ये यहाँ से समझ में आएगा। परियोजनाओं को हाथ में लेने और उनके सफल क्रियान्वयन हेतु, यानी जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं होती हैं जैसे सड़क परियोजना, बांध परियोजना, नहर परियोजना, जो जनता की भलाई के लिए की जाती है, तो उसमें अगर सरकार हस्तक्षेप करती है तो कार्यों में सरलता आती है और किसी प्रकार का भ्रष्टाचार होने से बचा जा सकता है। इसके बाद देखें हम, यद्यपि नियमन और नियंत्रण हस्तक्षेप की मात्रा एवं कार्यक्षेत्र अलग अलग हो सकते हैं, परंतु सर्वविदित ये है कि विश्व में शायद ही कोई देश ऐसा हो जहां अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र राजकीय उपक्रम का कोई महत्वपूर्ण स्थान न हो। मतलब हम देखते हैं कि जितने भी देश हैं उसमें सरकार हर जनसंख्या के कार्यों में सार्वजनिक कल्याण क्षेत्र में हस्तक्षेप करती है, जनता की भलाई के लिए वो कार्य करती है। प्राय आज सभी देशों में कोई भी अर्थव्यवस्था कार्यरत क्यों ना हो, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की संख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। आज हम देख रहे हैं कि सरकारी क्षेत्र में जितने भी कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, या जितने भी स्कूल, चिकित्सालय या जितने भी सरकारी उपक्रम हैं, उनकी संख्या सरकार निरंतर बढ़ा रही है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कल्याण हो सके और कम से कम कीमत में वो बेहतरीन सुविधाएँ सरकार जनता को दे सके। अब हमको क्या देखना है कि सार्वजनिक क्षेत्र की मतलब ऐसी कौन कौन सी कंपनियां, उनके नाम पढ़ेंगे जो सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा स्थापित की गई हैं। अब सबसे अच्छा और सबसे पहला उदाहरण है रेलवे। आप देखना, रेलवे क्या है, एक सरकारी उपक्रम है, शासकीय उपक्रम है। हम देखते हैं रेलवे में हम जब सफ़र करते हैं तो रेलवे का सफ़र अन्य साधनों की तुलना में सस्ता पड़ता है और सुविधाजनक पड़ता है। तो सरकार ने जनता की भलाई के लिए तो सार्वजनिक उपक्रम के अंतर्गत रेलवे को रखा है। तो पहला उपक्रम कौन सा आता है हमारा, रेलवे। दूसरा है लोक निर्माण विभाग। तीसरा है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। इसके बाद जीवन बीमा निगम, LIC जो रहती है वो भी सरकारी है। इसके बाद सामान्य बीमा निगम, तेल एवं प्राकृतिक गैस कमीशन, यानी जो ईंधन और डीजल पेट्रोल जो आता है उसके संबंध में सरकार का मतलब सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत है, जिससे जनता की भलाई के लिए काम किया जा सके। प्राकृतिक गैस यानी LPG गैस वो भी है। इसके बाद है अपना भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, जिसको हम सेल बोलते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो भी सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है, उपक्रम है।
कोल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड। तो ऐसे 10 से 12 ऐसी कंपनियों के नाम आपको लिखना रहेंगे जो सरकार द्वारा स्थापित की गई हैं और ये कंपनियां सरकार द्वारा बनाई गई हैं। ये कंपनी कौन कौन सी कंपनी किस प्रकार का काम करती है, ये सारी चीज़ हमको आज एक प्रोजेक्ट टाइप का रहेगा जिसमें आपको लिखना रहेंगी।